और इंडिकेटर जैसे कलर चेंज करता है, कलर चेंज होता है, इंडिकेटर हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हमने चेक करना है। कंसंट्रेशन अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन हमने चेक करनी है, क्या क्या चेंज आ रहा है, कहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हम इसको चेक करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। अब ये जो कंसंट्रेशन हम चेक कर रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो इसके लिए दो मेथड है। फर्स्ट फिजिकल एंड सेकंड केमिकल। फिजिकल मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और केमिकल मेथड में हम एक सोल्यूशन लेते हैं रिएक्शन का, रिएक्शन मिक्सचर का, जिसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फिर हम उसको मेजर करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये डिपेंड करेंगे प्रोडक्ट्स की टाइप पे और रिएक्टेंट्स की टाइप पे। अब जो फर्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन लेते हैं जो रिएक्शन एक सोल्यूशन लेते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होना है। अब फॉर एग्जांपल इसमें रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और बना रहे हैं सी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका केमिकल एनालिसिस करेंगे। वो जो रिएक्टेंट्स हैं ए बी उनका, और जो प्रोडक्ट बनी है सी उसका, ठीक है। तो केमिकल मेथड है, हम रिएक्शन सोल्यूशन लेंगे, फिर उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखेंगे वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो रही है, यानी ईस्टर यानी इथाइल अल्कोहल की, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास ईस्टर CH3COOH2H5, और जहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है वाटर ऐड कर रहे हैं, हम इसको H और OH इस तरह हम लिखते हैं वाटर को। अब देखें तो ये जो OH वाला पार्ट है, अब ये C2H5 के साथ जाके मिल जाएगा, ये OH C2H5 के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। और ये पीछे जो H पॉजिटिव बना है ये इसके साथ बन के एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब ये देखो C2H5, ये जो हाफ है C2H5 इसके साथ बन निकल जाएगा ये OH, और ये जो H पॉजिटिव बच गया है इसके साथ ये यहाँ लग जाएगा। तो ये एक हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा और दूसरा हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे जो H पॉजिटिव पार्ट है ना, ये इस नेगेटिव के साथ ऑक्सीजन के साथ जाके मिलेगा, और ये जो OH नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव के साथ जाके मिलेगा। तो ये C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और साथ में यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। अब ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें हमें इथाइल अल्कोहल मिला है और हमें एसिटिक एसिड मिला है, ये जो हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है, अब इसमें से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को। तो हम सैंपल मिक्सचर लेंगे पिपेट से, और इसको इसके वॉल्यूम से भी 4 गुना ज़्यादा ठंडे पानी में डालेंगे। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन है जिसमें ये रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हमारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में से हम वो सैंपल लेंगे, पिपेट से हम सैंपल निकालेंगे, और इस सोल्यूशन के भी वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा ठंडे पानी में उसे हम इस पिपेट को डालेंगे। अब क्या होगा, इससे ये होगा, ठंडे पानी में क्यों डाला है, ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए और हम कंसनट्रेशन को मेजर कर सकें। अब हम करेंगे एसिड फॉर्म इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने अब टाइट्रेशन करनी, टाइट्रेशन आपने की होगी, 10th वाले बच्चों ने की होगी, पता होगा। जिन्हें नहीं पता, एसिड और बेस, आपको पता है जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। हमारे पास एसिड है, हमारे पास बेस है, और ये है हमारे पास इंडिकेटर। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क के अंदर हम बेस डालेंगे, बेस के अंदर हम इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर है हमारे पास फिनोल्फ्थालीन पिंक। अच्छा, अब ये जैसे ही बेस के अंदर जाएगा तो इसका कलर तो ऑलरेडी भी पिंक हो जाता है, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन जब इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर जब एसिड के अंदर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, बेस के अंदर डालते हैं तो पिंक हो जाता है। तो अब बेस के अंदर जब हम फिनोल्फ्थालीन वाला इंडिकेटर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन में जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने बेस डाली हुई है, इस टाइम हमने इंडिकेटर डाला तो कलर चेंज हो गया पिंक में। तो अब इसी को हम उठा के इधर नीचे लिखेंगे। ऊपर हमने ब्यूरेट ले लिया है, और ब्यूरेट में एसिड से आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से हम डालते हैं, फिर जैसे दोनों रिएक्शन करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। टाइट्रेशन क्या होती है, टाइट्रेशन हम चेक करते हैं कि कोई भी सोल्यूशन है, अब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी कंसंट्रेशन हम पता करते हैं, उसकी स्ट्रॉन्गनेस कितनी ताकत है उसके अंदर, वो हम चेक करते हैं। और टाइट्रेशन में 2 सोल्यूशन लिए जाते हैं, एक की वैल्यू हमें पता होती है और एक की हमने देखनी होती है, हमें नहीं पता होता है, एक अननोन होता है।
तो अब हम क्या करते हैं, हम बेस जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम टाइट्रेशन वाले प्रोसेस में हम बेस ब्यूरेट से डालते हैं, जो कि नीचे जब जैसे ही दो सोल्यूशन रिएक्ट करते हैं, ऊपर एक एसिड होता है एक बेस होता है, क्योंकि दो सोल्यूशन है अननोन है, एक की हमें वैल्यू पता है दूसरी की नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं बेस, फिर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से हम डालते हैं। फिर जैसे दोनों रिएक्शन करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, और इंडिकेटर जैसे कलर चेंज करता है, कलर चेंज होता है, इंडिकेटर हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। टाइट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो हमें ये बताता है कि कोई भी एसिड या बेस इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कितना पावरफुल है, ये चीज़ हमें ये बताता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ हुआ है वो फिनाफ्थलीन पिंक है। अब टाइट्रेशन में आप फॉर एग्जांपल अगर बेस आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको एसिड भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगेगा इसकी डाइल्यूशन में। तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो टाइट्रेशन से हमें पता चलता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या बेस जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कलर जैसे चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर हम एसिड की जो क्वांटिटी है ये चेंज करते हैं या बेस की करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आता है, इफेक्ट पड़ता है दोनों के। इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इस एनालिसिस को हम रिपीट करते रहेंगे वेरियस टाइम इंटरवल, ताकि हमारे पास जो रीडिंग्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक आए, हमें कंसंट्रेशन एक्यूरेट पता चल सके। फिज़िकल मेथड के थ्रू हमारे पास पहला फिज़िकल मेथड है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम रेडिएशन यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, हर लाइट का अपना रीजन होता है, और हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितनी लाइट एब्जॉर्ब या खारिज करता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सिंपल इज़ दैट कि इस मेथड में जितनी ज़्यादा कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लाइट जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, उससे हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। और दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट हमारी एटमॉस्फेयर में भी है और वैसे भी ये पाई जाती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब यूजिंग कैलोरीमीटर। ये जो कैलोरीमीटर है इंस्ट्रूमेंट चेक करता है कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। जितना लाइट एब्जॉर्ब होगी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स करेंगे उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन पता करा सकते हैं। बेसिकली इसमें लाइट यूज़ होती है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये उनमें स्टडी किया जाता है जिसमें आयंस बनते हैं उन रिएक्शंस में। अब जैसे करंट पास होता है तो आयंस की क्वांटिटी में भी फ़र्क आएगा, चेंज आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, इसके अंदर NaCl है, NaCl डाले तो Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। तो हम यहाँ से आयंस की कंडक्टिविटी से हम पता चला सकते हैं इनकी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से हम पता चला सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व आयंस, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं जिसमें आयंस बनते हैं, कैन बी स्टडीड अंडर दिस मेथड, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सच सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि डिपेंड करता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग आयंस और आयंस फ्रॉम ड्यूरिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर चेंज आ रहा है आयंस में, तो वहाँ से हम पता चला सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम चेंज मेथड। वॉल्यूम चेंज में नाम से ज़ाहिर है कि इसमें चेंज इन वॉल्यूम। अब दूध के अंदर लोग पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर है वॉल्यूम के अंदर इफेक्ट आएगा। अब लेकिन अगर एसिटिक एसिड के अंदर हम पानी डालें तो भी वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा, तो कंसंट्रेशन में भी इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम में भी इफेक्ट आएगा। तो इन्वॉल्व चेंज इन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम चेंज मेथड है अब नाम से उसका ज़ाहिर है इन्वॉल्व चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो रिएक्शन का एक्सटेंट चेंज हो रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन कंसंट्रेशन के। तो जितना वॉल्यूम में चेंज आएगा उतना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, चेंज आएगा, और इस तरह चेंज इन कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। मतलब कंसंट्रेशन चेंज होगी वॉल्यूम चेंज करने से, एक्सटेंट रिएक्शन का चेंज होगा। तो ये दो चीज़ें हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम चेंज के। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का लिखा हुआ है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हम मॉलिक्यूल डालते हैं और जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।